छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ बीजेपी के विधायक पूर्व सीएम रमन सिंह के नेतृत्व में दिल्ली जाएंगे और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। 5 अप्रैल को 14 स्थानीय विधायक पीएम के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रदेश के सियासी हालातों को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा विधायक छत्तीसगढ़ आगमन का न्योता भी पीएम मोदी को दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी विधायकों की इस मुलाकात पर सीएम भूपेश ने तंज कसा है। चुनाव नज़दीक आ रहा है तब वो दिल्ली जा रहे हैं प्रधानमंत्री दिल्ली में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चर्चा नहीं की। जब हमारा चावल नहीं ले रहे थे तब मैंने कहा था कि चलो, तब नहीं गए। अब क्या वो 20 क्विंटल धान खरीदने का जो फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है उसे कैसे रोकना है, इसलिए जा रहे हैं। अब सीएम भूपेश के तंज करते ही बीजेपी ने भी पलटवार किया। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जो नकारात्मक रहते हैं वो नकारात्मक सोचते हैं। छत्तीसगढ़ मोदी जी की प्राथमिकता में है कि जो नकारात्मक होते हो नकारात्मक हमेशा सोचते हैं, और उनका ये सोच कि केवल ये विधायक दल उनके बुराई करने के लिए जा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में है। विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सांसदों और विधायकों से लगातार दिल्ली के बड़े नेता मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय नेताओं को टारगेट भी दिए जा रहे हैं ताकि वोटर बीजेपी की तरफ आ सके। केंद्रीय नेतृत्व का खास ध्यान छत्तीसगढ़ की ओर है, क्योंकि यहां से 15 साल की सत्ता खोने के बाद एक बार फिर से सत्ता वापसी का टारगेट लेकर बीजेपी चुनाव में उतरेगी। हालांकि उसे कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है दिल्ली में गढ़ की प्लानिंग। जी हां, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का फोकस छत्तीसगढ़ पर है और इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली से छत्तीसगढ़ के लिए रणनीति बन सकती है। 5 अप्रैल को बीजेपी के विधायक पूर्व सीएम रमन सिंह के नेतृत्व में दिल्ली जाएंगे। यहां चुनाव की रणनीति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा हो सकती है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के विधायकों के दिल्ली जाने पर निशाना साध रही है। करेंगे चर्चा आज इसी विषय पर। मिलिए उन मेहमानों से जो पैनल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय साहू जी जुड़ रहे हैं, अनुराग अग्रवाल जी बीजेपी के नेता हैं वो भी जुड़ रहे हैं, और कौशल स्वर्ण बैर वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुराग जी, आपसे समझना चाहूंगा, विपक्ष में आप हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ में। 15 साल बीजेपी का राज रहा छत्तीसगढ़ की सत्ता में। रमन सिंह लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब 2018 के विधानसभा चुनाव आए, कांग्रेस ने जिस तरह से बहुमत हासिल किया, या हम कहें कि 90 में से जिन सीटों को जीतकर एक प्रचंड जीत की तरफ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी, इसने कई सवाल बीजेपी की सत्ता पर, बीजेपी के अब तक के काम पर भी उठाए। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व अब आपको दिल्ली बुला रहा है, यानी कुछ विधायक रमन सिंह के नेतृत्व में मिलेंगे। एजेंडा आप जरा समझाएंगे, क्या एजेंडा रहेगा केंद्रीय नेतृत्व से छत्तीसगढ़ के इन बीजेपी के विधायकों का? क्या कोई गिले शिकवे शिकायत होंगे, कुछ योजनाओं की जानकारी होगी या कोई शिकायत होगी? क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि अगर कोई नेता अपने कार्यकर्ताओं से या कोई कार्यकर्ता अपने नेता से मिलता है तो एक सामान्य घटना के रूप में लेना चाहिए। लेकिन हाँ, जब वो नेता देश का प्रधानमंत्री हो, जिसके नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो, जिसके नेतृत्व में देश लगातार तरक्की प्राप्त कर रहा हो, जिसके नेतृत्व में देश के अंतिम व्यक्ति के विकास की बात हो रही हो, देश के अखंडता की बात हो रही हो, तो जरूर ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां पे पहुंचेंगे तो छत्तीसगढ़ के लिए जिन योजनाओं को नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं, जिन योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा है, उस पर निसंदेह चर्चा होगी। याद करिए दीपक जी, वो समय जब देश का प्रधानमंत्री जो उस स्वर्गीय राजीव गांधी जी हुआ करते थे, वो कहते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचता है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने गरीबों का जनधन खाता खोलकर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत 1 रुपए भेजते हैं और 1 रुपए यहां पे पहुंचता है। लेकिन कितना दुर्भाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक हर गरीबों को घर बने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की, और उसके लिए छत्तीसगढ़ में उन्होंने 16 लाख आवास बनाने के योजना बनाई और 11 लाख आवास को स्वीकृति दी। लेकिन इस सरकार ने इस बात को इतना नजरअंदाज किया कि आज एक भी मकान नहीं बन पा रहे हैं। और ये बात हम ही नहीं कह रहे हैं, इनके तात्कालिक पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव जी कहते हैं, बकायदा पत्र लिखकर कहते हैं
कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी, मैं लगातार आपसे फंड मांगते रहा, लगातार मैंने आपसे अनुरोध किया, लेकिन आपने फंड नहीं दिया और 3 साल में हम एक भी आवास नहीं बना पाए, तो 8 लाख आवास नहीं बन पाए। और आवास बनने के लिए जो 10,000 करोड़ आते, जिसे छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति होती, वो नहीं पहुंच पाई। आज की एक दुखद घटना देखिए दीपक जी, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र और संरक्षित, अति संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा के 4 लोग, मतलब माता पिता और 2 पुत्र, रोजगार ना मिलने के कारण और भूख के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। वो संरक्षित जनजाति का वर्ग जिसके जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहता है छत्तीसगढ़ में, वो आत्महत्या करने को बाध्य होता है। क्यों? माननीय नरेंद्र मोदी जी 5 किलो गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत अन्न भेज रहे हैं, वो तक वहां तक नहीं पहुंच रहा है। जल जीवन मिशन, प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाने की योजना, उसमें छत्तीसगढ़ पूरे देश में एकदम पिछड़ा हुआ है। विभिन्न योजनाएं आप देखिए, इन सब योजनाओं को बारे में भी चर्चा होगी। इस सरकार की फ्लेक्सिबल योजना, अनुराग जी, ये तो केंद्र के 15 वित्त के पैसे से चल रहा है। हम देख रहे हैं प्रदेश में कई ऐसी योजनाएं जो प्रदेश सरकार की खुद की हैं, वो तो बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन जिन योजनाओं को लेकर आपकी पार्टी सवाल खड़े करती है, वो सब केंद्र की योजनाओं को लेकर क्यों सवाल खड़े होते हैं? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस केंद्र की चूंकि योजना है और केंद्र में बीजेपी, इसलिए कोई भेदभाव करती है? 2 बातें मैं एक साथ कहना चाहता हूं। पहले बार राज्य की योजनाओं की बात करें और केंद्र की योजनाओं की बात करें। कांग्रेस तो हर उस योजना में अड़ंगा डालने को तैयार बैठी है जिन योजना में उनको भ्रष्टाचार का पैसा नहीं मिलता, और हर वो योजनाएं वो करना चाहती जिसमें उनको भ्रष्टाचार का पैसा मिलता है। आप याद करिए ना, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15 वर्ष में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बना डाला, और उन 15 वर्षों में मात्र हमने 33,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, मात्र 2,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की दर से। 4.5 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर एक भी काम ना करके, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनते ही कहे थे कि सड़क, पुल, पुलिया और नाली प्रगति का द्योतक नहीं है, और 61,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष कर लेते हैं। इसमें तो बहुत सारे वादे हैं जिनके पैसे नहीं मिले, वो अलग बात है। तो और पैसे निकलते कहां से हैं? मुख्यमंत्री सचिवालय से निकलते हैं, मुख्यमंत्री के इनके कांग्रेस के नेताओं के घर से निकलते हैं, और जब छापा पड़ता है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। कितना दुर्भाग्यजनक बात है कि छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के पैसे जनता के हित में लगने के बजाय दूसरे राज्यों के चुनाव में लगते हैं, और ये मुख्यमंत्री सचिवालय से निकलते हैं और उन पर कार्रवाई करने के बजाय उनके मुख्यमंत्री उनके संरक्षक बनकर खड़ा होते हैं। इन सारी बातों की शिकायत तो वहां पे होगी भाई साहब, अगर मुलाकात हुई तो। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। अनुराग जी की बात हमने सुनी। अजय जी, अब आप क्या कहेंगे? एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो तंज कस रहे हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर जो टारगेट हमने रखा है, क्या इसकी शिकायत करने जाएंगे? यानी दबी जुबान में भूपेश बघेल बिहाइंड द कर्टन्स ये कह रहे हैं कि योजना में अड़ंगा डालने जा रहे हैं, लेकिन अनुराग जी तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की कोई प्रदेश की योजना हो या केंद्र की योजना हो, अड़ंगा आपकी सरकार, आपकी पार्टी डाल रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दीपक जी, ये मुलाकात एक बहाना है इन सारे विधायकों की को अपनी कटती हुई टिकट बचाना है। यही इसीलिए चुनाव से ठीक पहले इनको बुलाया जा रहा है। आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसी ही मुलाकात हुई थी, और सारे सांसदों को बुला करके समझा दिया गया था कि आपका काम खत्म हो चुका है, आपकी जगह दूसरे लोगों को रिप्लेस किया जाएगा। तो ये सारे लोग अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपने आका के सामने, अपने नेता के सामने अपना नंबर बढ़ाने के लिए ये किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। केंद्र की सरकार विभिन्न योजनाओं में छत्तीसगढ़ को 100 से अधिक इनाम से नवाजती है, और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो नेता हैं वो उन योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार को 4.5 साल हो चुके हैं, एक भी ऐसा आरोप भ्रष्टाचार का हमारी सरकार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा पाई है साक्ष्य के साथ। ये जो बातें करते हैं वो कपोलकल्पित चीजें होती हैं, न्यूज में बने रहने के लिए, मीडिया में छपने के लिए इनको इस तरीके की चीजों का सहारा लेना पड़ता है, यही सच्चाई है। अब इनका जब दिल्ली दौरा होगा चुनाव से पहले, तो ये कह रहे हैं अगर मुलाकात हुई तो हम छत्तीसगढ़ सरकार की कमियां गिनाएंगे। तो आप जो कमियां बता रहे हैं उसमें से पूरी तरीके से राजनीति की बू आ रही है, क्योंकि आपकी खुद की केंद्र सरकार हमारी सरकार की विभिन्न योजनाओं को 100 से अधिक पुरस्कार से नवाज चुकी है। तो आप किस चीज की शिकायत करने जाएंगे? हाँ, आप अगर छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में सोचते हैं, छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोगों के बारे में सोचते हैं, तो आपको यह बात करनी चाहिए कि आपने छत्तीसगढ़ का जो 53,000 करोड़ रुपए रोक करके रखा हुआ है, 11,000 करोड़ रुपए बस्तर बटालियन का रुका हुआ है, 4,500 करोड़ रुपया कोल की रॉयल्टी का रुका हुआ है, और 17,000 ओल्ड पेंशन स्कीम का पैसा रुका हुआ है। इस तरीके से जो पैसे रुके हुए हैं वो पैसा आप छत्तीसगढ़ को कब देंगे, इसके विषय में बात करनी होगी। चलिए आपके लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से और यहाँ के नेताओं से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार आग्रह किया,
जब हम किसानों का धान खरीदने का और उनको 2500 रुपए देने की बात करते थे तो ये लोग उसमें अड़ंगा लगाने का काम करते थे। तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आइए हम सब मिलकर के चलते हैं, छत्तीसगढ़ के किसानों के जेब में किस तरीके से अधिक पैसा जाए, बैठकर बात करेंगे। तब इनको सांप सूंघ जाता है और वहां जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं। चुनाव से 6 महीना पहले इसीलिए जा रहे हैं कि अपनी कटती हुई टिकट बचा सके, अपनी जाती हुई साख बचा सके। यानी अजय जी, आप ये कह रहे हैं कि योजनाओं से जो लाभ सके। प्रदेश की जनता को मिल रहा है, प्रदेश की जनता जवाब देगी और बीजेपी के विधायक जो जा रहे हैं इसका कोई असर नहीं होगा? निश्चित तौर पर इसका कोई असर नहीं होगा। हमारी सरकार काम कर रही है और हम अपने काम के दम पर चुनाव में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। चलिए, छत्तीसगढ़ के मैं लौटूंगा। 3 करोड़ जो लोग हैं जी, वो हमको सर्टिफिकेट देंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। अनुराग जी, एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं कौशल जी के पास पहुंचूंगा। साफ तौर पे अजय जी ये कह रहे हैं कि बेशक आप शिकायत लेकर पहुंचे, शिकायत करें, लेकिन जिन मसलों को लेकर आप जा रहे हैं उसकी जगह उस चीज की शिकायत करें जिसका जिक्र अजय जी कर रहे हैं। केंद्र की योजनाओं के, अलग अलग योजनाओं का पैसा आपकी सरकार रोककर बैठी, उसकी योजना का आप शिकायत करिए जरा। दीपक जी, एक बात समझिएगा कि देश का गृह मंत्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 2 दिन बैठते हैं। मतलब सीधी सी बात है, केंद्र सरकार चिंताग्रस्त है देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए। सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। आवास की बात हो, हमने यहां पे पैसा भेजा, ये बना नहीं पाए। जल जीवन मिशन की बात हो, केंद्र सरकार ने पैसा भेजा, ये बना नहीं पाए। आप किसी भी योजना की बात कर लीजिए, इनकी खुद की फ्लैगशिप योजना नरवा गरवा घुरवा बारी में सारा पैसा तो 14वें वित्त का लग रहा है। चाहे गौठान बनाने की बात हो, चाहे खरीदी केंद्र में चबूतरा लगाने की बात हो, और धान खरीदी की बात सबसे बहुत अच्छी कही माननीय अजय जी ने। धन्यवाद देते हैं हम नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों का 62 लाख मीट्रिक टन चावल, मतलब 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उसका लगभग पूरा पैसा देती है। चाहे वो बारदाना का पैसा हो, चाहे सुताई का पैसा हो, चाहे बोरे का पैसा हो, कुछ पैसा दी गई है। ये शहीद बनने की कोशिश करते हैं। साहब, अगर आप में ताकत है तो बताइए ना, केंद्र सरकार ने कितना पैसा दिया और आपने कितना पैसा दिया? 61,000 करोड़ रुपए का आप कर्जा लेते हो, पेपर में छपवाते हो 20,000 करोड़ रुपए हमने किसान को दिया। 40,000 करोड़ रुपए कहां गया? 40,000 करोड़ रुपए अगर ईडी वाले अगर आपके यहां से निकाल रहे हैं तो उस अधिकारी को आप निलंबित करने के बजाय उसके पक्ष में खड़े होते हैं। कल जब तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता नहीं ली थी, उप संचालक आपके संचालक की लिस्ट में उसका नाम दिखता था। मैं आऊंगा अजय जी। साहब, भ्रष्टाचार की आंच तो निकलेगी और आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसा कहां, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा आप जो लगा रहे हैं वो आपको वापस करना पड़ेगा। चलिए, मैं जरूर इस पर जवाब लूंगा। अजय जी भी बेशक जवाब देना चाहेंगे। कौशल जी, अब आपसे जरा समझना चाहूंगा, दोनों राजनीतिक मेहमानों को आपने सुना, अपना अपना तर्क रख रहे हैं आज के इस विषय पर, लेकिन इतना तो साफ है कि 15 साल के शासन के बाद बीजेपी जिस तरह 2018 के चुनाव में सत्ता से बाहर हुई, एक तरफा बहुमत के साथ, प्रचंड जीत के साथ कांग्रेस सत्ता में आती है, लेकिन चुनाव के ठीक 6 महीने करीब पहले इन विधायकों का रमन सिंह के नेतृत्व में दिल्ली दौरा, और वो भी खबरें ऐसी कि प्रधानमंत्री खुद से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। एजेंडा क्या होगा ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन इतना समझ आ रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की प्रायोरिटी में है, प्राथमिकता में है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव। क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ प्रायोरिटी में है केंद्र सरकार के और मोदी सरकार के। कारण ये है कि छत्तीसगढ़ में जब भी भाजपा के प्रदेश प्रभारी जो भी बनते हैं वो आते हैं तो उनका स्पष्ट कहना होता है कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होगा मोदी सरकार बनाम, मोदी के चेहरे के बनाम भूपेश बघेल के साथ होगा। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं का छत्तीसगढ़ में कितना लाभ लोगों को मिल रहा है, उन योजनाओं की पहुंच कितनी लोगों तक है, उसको भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको बताने के लिए कहा जाएगा। क्योंकि ऐसी कई सारी योजनाएं हैं। पीएम आवास को लेकर आप देखेंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है। उसी प्रकार आप देखेंगे जल जीवन मिशन को लेकर लगातार आंदोलन करती है। मनरेगा की बात उठती है तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जन धन योजना जो किसानों के लिए चल रही है, जो 6,000 रुपये सालाना देते हैं, तो उनका टारगेट ये है कि जो केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको आपको लोगों के बीच लेकर जाना होगा। और इसमें भाजपा कितनी सफल है, क्योंकि कहीं न कहीं जो बैठे हैं विधायक बन के, जो 14 विधायक हैं, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि लोगों के बीच जुड़ाव भी सीधा उनका है। तो कहीं न कहीं जो 14 विधायक हैं उनको जो संगठन के नेताओं के साथ मिलकर लोगों के बीच कैसे पहुंचना है, योजनाओं की जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचानी है, क्योंकि केंद्र सरकार जो पैसे भेज रही है वो राज्य के हिस्से में आ रही है कि नहीं आ रही है, और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर फोकस रहेगा जो बैठक होगी। और कहीं न कहीं हर बार ये बात उठ रही है, इस बार जो चुनाव होने वाले हैं निश्चित तौर पर 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया उस बात को रखा जाएगा। लेकिन
केंद्र सरकार हर बार यही बात कह रही कि 15 साल के जो काम है उसके अलावा केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको लोगों के बीच आपको लेकर जाना होगा, उनको बताना होगा कि जनहित ऐसी जो योजनाएं चल रही है वो केंद्र सरकार बना रही है, राज्य सरकार उसका इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं कर रही, ये देखना होगा। क्योंकि हर बार यही बात उठ रही है, बार बार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसको लेकर मुखर हैं। तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली में जो मुलाकात होगी उस पर ये बात जरूर होगी कि जो योजनाएं हैं उनको हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं। एक चीज कौशल जी और समझना चाहेंगे, ठीक है, कांग्रेस ने जिस तरह विधानसभा चुनाव के पहले भी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया। चुनाव के पहले हम देखते हैं ना सिर्फ छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों में हो या फिर देश हो, वोटर्स को लुभाने के लिए या हम कहें वोट बैंक हासिल करने के लिए सौगातों का पिटारा सरकारें देती आई है। ये जो मुलाकात होगी विधायकों की रमन सिंह के नेतृत्व में, क्या आपको लगता है छत्तीसगढ़ के लिए कोई विशेष पैकेज या छत्तीसगढ़ के लिए कोई एक ऐसा ऐलान जो शायद आप हम कोई जानता नहीं है कि 3 दिन बाद केंद्रीय नेतृत्व कोई बड़ा ऐलान कर दे छत्तीसगढ़ के लिए, कोई बड़ी राशि हो या फिर कोई बड़ा एक ऐसा मसला हो जिससे छत्तीसगढ़ की जनता के भीतर एक संदेश जाए कि केंद्रीय नेतृत्व ने, बीजेपी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए ये अच्छा काम किया है। डायवर्शन के लिए क्या मानते हैं कि ये मुलाकात कुछ पॉजिटिव भी हो सकती है? निश्चित तौर पे, जैसे कि आपने अभी बेरोजगारी भत्ते की जो बात कही, कांग्रेस के घोषणा पत्र में था और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर रही है। तो कहीं न कहीं भूपेश बघेल ने ये घोषणा करके और 1 तारीख से जो सर्वे करके ये बता दिया है कि जो घोषणा पत्र में जो प्राथमिकता है उनको पूरा करना है। रही बात केंद्र सरकार द्वारा यदि कोई पैकेज की घोषणा की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी चूंकि चुनाव में काफ़ी देर है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि समय लेगी भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के नेताओं से ये जानने की कोशिश करेगी छत्तीसगढ़ में जो गांव, गरीब, किसान, युवा, बेरोजगारों के लिए जो सरकार काम करे उसका तोड़ हम कैसे निकालें। तो कहीं न कहीं कुछ योजनाएं ऐसी केंद्र सरकार लेके आएगी जो छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रभावित करे। निश्चित तौर पे सबसे बड़ा फोकस आने वाले जो चुनाव है, 9 राज्यों में जो चुनाव है, छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए बहुत बड़ा फोकस होगा, राजस्थान के अलावा। तो कहीं न कहीं ये योजनाएं हैं उस पर ये लागू करेंगे कि हम ऐसे कौन सी योजनाएं लाएं जो यहाँ के जो किसानों को, यहाँ के जो युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को हम अपनी ओर आकर्षित कर सके। क्योंकि निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा गैप है, 14 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी और 71 सीट के साथ कांग्रेस है। तो इस गैप को पूरा करने के लिए जो योजनाएं होंगी मुझे लगता है कि उस पर जरूर बात होगी। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास कौशल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हालांकि चुनौती देगी कांग्रेस कितना, ये भी एक बड़ा सवाल है। अजय जी मैं चाहूंगा अब जरा आप जवाब दें। अनुराग जी पैसों का हिसाब किताब मांग रहे हैं कि पैसा तो हमारी सरकार केंद्र से देती है साहब, आप उसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए हमारे राज्य का जो बकाया पैसा है वो मैंने आंकड़ों के सहित आपको बताया है। बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी अनुराग जी ने जो बात कही कि 40,000 करोड़ रुपए ईडी निकाल रही है, ईडी की तरफ से आज तक एक भी पीसी ऐसी नहीं ली गई है जिसमें ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हो, चाहे उनके प्रवक्ता हो, वो जिस तरीके से ईडी का प्रवक्ता बन जाते हैं जब चैनलों में बैठते हैं, तो दर्शाता है कि जब आप लड़ाई सीधी नहीं लड़ पाते हो तो आपका जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है जिसका नाम ईडी है, भारतीय जनता पार्टी का जो मोर्चा संगठन की तरह काम कर रहा है, उसको आप आगे करते हो। मैं चुनौती देता हूं और आज पत्रकार वार्ता इसीलिए ली गई थी। हमने पूछा है ईडी बताए कि उसे किसके यहां से क्या मिला है। अरे जब आपने रेड की कार्रवाई पूरी कर ली, पंचनामा बना लिया, तो आंकड़े प्रस्तुत करने में डर कैसा। और ईडी अब कहती है कि राज्य सरकार इसकी जो जांच है उसको आगे राज्य सरकार आगे बढ़ाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर भी निर्देश दे दिया है। लेकिन क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और कहा है कि चिट फंड कंपनियों की जो जांच है वो ईडी से कराई जाए, चिट फंड कंपनियों में जो पैसा लगाने के लिए लोगों के जो रोल मॉडल बन करके मेला लगाया गया था सरकार के द्वारा, और उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, मैडम सीएम और उस समय के जो बड़े बड़े नेता थे वो जा करके उस रोजगार मेले में लोगों को पैसा चिटफंड कंपनियों में लगाने के लिए प्रोत्साहित करते थे, उसकी जांच हो। जो नान घोटाला की डायरी पकड़ाई थी उसमें सीएम सर कौन है, सीएम मैडम कौन है, ये बात की जांच ईडी को करनी चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी भी बड़ा दिल दिखाएगी और ये जो उनकी मुलाकात होने वाली है तो क्या वो जांच में सहयोग करेगी, कहेगी कि सीबीआई से जांच करा ले हमारे चिटफंड घोटाला। और इसकी जो ईडी जो यहां पर छत्तीसगढ़ में मकान लेकर के किराए का बैठी हुई है और कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है, तो उसके साथ साथ इसकी भी जांच करा ली जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर साहस नहीं है, ये केवल झूठे आरोप लगा सकते हैं, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर सकते हैं।
डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन मैं आपके चैनल में एक बात कहना चाहूंगा, हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे तो उनके मुखबिरों से हम क्या डरने वाले हैं। आप कितना भी कर लीजिए, कितनी भी ताकत लगा लीजिए, लेकिन आप कांग्रेस के किसी भी नेता की छवि खराब नहीं कर सकते, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है कि ये जो छत्तीसगढ़ में पहली बार किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है, यही कारण है कि किसानों की आत्महत्या रुकी है, किसानों को सम्मान मिला है, उनके जेब में पैसा जा रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल आज उनका जो परिवार का बेटा है वो आज मुख्यमंत्री बना है और उसने 20 क्विंटल खरीदने का वादा किया है। डॉक्टर रमन सिंह तो 10 क्विंटल कर दिए थे। मैं जवाब ले लेता हूं। और इन्हीं भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आंदोलन किया, तब उनको 15 क्विंटल करना पड़ा, और अब अगर हम 20 क्विंटल कर रहे हैं तो ये किसानों को तस्कर और क्या क्या कहकर संबोधित करने का काम कर रहे हैं। ठीक, चलिए मैं जवाब ले लेता हूं इस पर अनुराग जी से। अंतिम लड़ाई लड़ने की ओर है, लेकिन ये बात फिर कहना चाहूंगा, 5 तारीख की मुलाकात में ये मुलाकात जो है ये इन विधायकों की आखिरी मुलाकात होगी, इन सारे लोगों की छुट्टी ये तो खैर 3 दिन बाद पता चलेगा। अजय जी जो आरोप लगा रहे हैं, अनुराग जी मैं चाहूंगा आप जवाब दें। मैं जितना समझ पा रहा हूं कि कई ऐसे मसले, कई ऐसे मुद्दे तो ऐसे हैं साहब जो बीजेपी खुद नहीं चाहती कि इसका निराकरण हो, इसका कुछ अंत हो। कई ऐसे मसले हैं जिस पर बीजेपी का सहयोग नहीं है, बीजेपी कई ऐसे मुद्दों को दबा के बैठी है। जवाब दें अनुराग जी। दीपक जी, मेरी बात खत्म होने के बाद आप बताएंगे कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बीजेपी हल नहीं चाहती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले अजय जी की बात का जवाब देता हूं जी। यही बड़ा दिक्कत होता है। मैं आपको अभी बता देता हूं, ये समय समय पर कांग्रेस पूछती है मिस्टर मुख्यमंत्री मैडम, सीएम मैडम कौन है, ये हर बार ये मसला क्यों उठता है? देखिए दीपक जी, मुझे ना हमेशा सबसे बड़ा दिक्कत ये रहता है कि कांग्रेस बिना अध्ययन के ही जनता के सामने आ जाती है और अपनी बातों में फंस जाती है। अभी माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग, क्या कांग्रेस भाजपा में नैतिकता है तो करेगी क्या? तो आदरणीय प्रवक्ता महोदय, छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार आते ही सीबीआई को बैन करने का काम आइए दूसरी बात में आता हूं ना, अगर आपके पास एक मिनट जवाब नहीं है तो ऐसे ही चिल्लाएंगे। मैं जानता हूं एक मिनट, बारी बारी से देखिए, बारी बारी से नहीं। अनुराग जी आप क्या कह रहे हैं कि भूपेश बघेल ने सीबीआई के एंट्री पर रोक लगाई? सीबीआई को बैन, ठीक नहीं, ठीक है मैं मान लेता हूं, लेकिन अजय जी जो कह रहे हैं कि रमन सिंह ने भी 3 बार बैन करने का काम किया। अनुराग जी सिर्फ इतना बताएं, अजय जी कह रहे हैं कि 3 बार रमन सिंह ने भी किया, उसका क्या जवाब? देखिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, दोनों से आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, एक एक करके बात रखें। सुनिए ना अनुराग जी, मुझे खाली इतना तो बताइए। अजय जी मैं आपको मौका दूंगा। अजय जी मेरी बात सुनिए, ठीक है अजय जी मैं लौटूंगा, मैं जवाब ले रहा हूं, आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूं, मैं जवाब ले रहा हूं। अजय जी, अनुराग जी मैं जवाब ले रहा हूं। अजय जी मुझे आपकी आवाज गिराना पड़ेगी, मैं जवाब ले रहा हूं, मैं आपके सवाल का जवाब ले रहा हूं। अरे साहब अनुराग जी खाली इतना बताएं अनुराग जी, आप जो सीबीआई बैन की बात कह रहे हैं भूपेश बघेल ने किया है, अजय जी ये कह रहे हैं कि रमन सिंह ने भी 3 बार किया है। मैं भी जवाब दे रहा हूं। अजय जी देखिए, अजय जी ऐसे नहीं होगा। अजय जी मेरी बात सुनिए, मैं आपकी आवाज गिरा दूंगा। अजय जी मैं आपके सवाल का जवाब ले रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मैं आवाज गिरा रहा हूं आपकी। अजय जी मैं आपकी आवाज गिरा रहा हूं। अनुराग जी जरा आप इतना समझाएं, आप जो कह रहे हैं कि सीबीआई बैन का जो मसला आप उठा रहे हैं, यही काम अजय सिंह कह रहे हैं कि रमन सिंह ने किया था, जरा इसका जवाब दें। मैं एक बात बहुत सामान्य शब्दों में बोलता हूं, पत्रकार महोदय हैं, दूध का दूध और पानी का पानी कर लीजिए। सीबीआई को छत्तीसगढ़ में बैन भूपेश बघेल सरकार ने किया, इसका जवाब अजय जी अपना मौका आएगा तो देंगे। दूसरी बात ये बता रहा हूं, पीडीएस जिस घोटाला की बात करते हैं और सीएम मैडम की बात करते हैं, कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में सीएम कौन है ये बता दिया है, कोर्ट से ऊपर इन लोग को कौन हो सकता है ये बताएंगे। तीसरी बात, जब भूपेश बघेल जी ने विपक्ष के नेता हुआ करते थे तो उन्होंने अनिल टुटेजा जी और अतुल शुक्ला के खिलाफ प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि पीडीएस घोटाले में ये आरोपी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप दोनों इस सरकार की गोद में बैठकर क्या खेल कर रहे हैं दुनिया जानती है। चौथी बात, विधानसभा में इनके मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि पीडीएस में 600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसकी जांच हम कराएंगे।
जो पीडीएस का चावल बिकता है उसके बाद स्टॉक जांच के अगला चावल बांटा जाता है। ये लगातार स्टॉक भेजते रहे, वो चावल गया कहां इसकी जांच कराने के लिए इनके मंत्री स्वयं विधानसभा में स्वीकृति दिए हैं। चौथी बात, केंद्र सरकार कोरोना से लड़ने के लिए 5 किलो अतिरिक्त चावल गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत 33 माह से भेजती रही। इनकी कांग्रेस सरकार उस चावल को गरीबों तक पहुंचने नहीं दी थी। वो 5,000 करोड़ रुपए का चावल जो गरीबों का चावल था गया कहां, ये कांग्रेस को बताना चाहिए। मैं तो एक एक बात कहता हूं साहब, केंद्र सरकार एथेनॉल चावल से एथेनॉल बनाने की अनुमति दे चुकी है, ये अभी तक बनाए क्यों नहीं? जन घोषणा पत्र में इन्होंने जो जो वादा किया था, शराबबंदी का वादा हो, संपत्ति कर आधा करने का वादा हो, कोई भी चीज इन्होंने बताई हो मुझे बता दें। 20 सेकंड में अजय जी 20 सेकंड में जवाब दें। इनके सर्वमान्य नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी छत्तीसगढ़ की धरती में कहा था 15-15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी और 30 सीबीआई के बारे में बोलिए ना, क्या हुआ इनके वादों का? पूछिए ना साहब, सीबीआई बैन की एक नहीं की इन 15 लोगों लाख ने। रुपए खाते में आए, अब राज्य में आ जाओ। 15 वर्षों तक इनकी सरकार थी, किसान आत्महत्या करते थे, ये कहते थे किसान शराबी है, किसान नियास है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बताएंगे? किसानों से इन्होंने वादा किया था 2100 रुपए में धान खरीदने का, इन्होंने धान खरीदी की? 300 रुपए बोनस देने की बात इन्होंने अपने वचन पत्र में की थी। चलिए, मैं इतना समझ पा रहा हूं अनुराग जी और अजय जी की बातें सुनकर अपना पक्ष मजबूती से रख रहे हैं, लेकिन जो हिसाब किताब है, चाहे पैसों का हो, योजनाओं का हो, ये तो खैर समय की बात है। लेकिन अजय जी, अनुराग जी, आप विद्वान प्रवक्ता हैं दोनों, एक दूसरे से आप धैर्य से अगर बातचीत करें तो बहुत अच्छा होगा। इस मसले को नहीं, लेकिन एक बार फिर हम मिलेंगे। यह मसला ऐसा है जिस पर अभी भी कई अनसुलझे सवालों के जवाब आना बाकी है, शायद जनता भी इंतजार कर रही है। लेकिन जो आज का मसला था, इस पर हमने चर्चा की। कई सवाल हैं जो अभी भी अधूरे हैं, जरूर हम कोशिश करेंगे अगली डिबेट में इसे शामिल करें। अजय जी, अनुराग जी और कौशल जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।